हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। और ये जो प्रैक्टिस क्लास है आज आपकी दूसरी क्लास है और ये टारगेट एग्जाम है आपका यूपीपीएससी का जो पीसीएस एग्जाम है 2025 वाला, और साथ में जो आरओ री एग्जाम है उन सभी के लिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को हम डेली करते हैं और इसमें हम 20 सवाल डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। चलिए, पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब करी गई। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2005 की बात करूँ, इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं कि वन्यजीव संरक्षण जो एक्ट बना था, अगर यहाँ पे बात करें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो यहाँ पे एक्ट है, इसकी बात करूं कि अथॉरिटी नहीं, इसके लिए अथॉरिटी के लिए जो एक्ट बना था, यानी कि इसके लिए जो एक्ट बना था, ये एक्ट कब बना था, अधिनियम बना था 1972 में, 1972 में अधिनियम बनता है। और इसके संरक्षण के लिए जो प्राधिकरण बनाया जाता है वो 2005 में बनाया जाता है। यानी कि ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में जो विभिन्न बाघ अभ्यारण्य हैं इनके प्रबंधन के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ पे तो ये जितने भी लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं इन सभी के लिए, इनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने जो एजेंसियाँ बनाई थी इन सभी के लिए 2005 में जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर ये बाघों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया है और इसकी स्थापना 2005 में जो टाइगर टास्क फोर्स है इसकी सिफारिश के बाद की गई थी। और ये फोर्स आपके लिए, यानी कि वो किसने रेकमेंड किया था इसको बनाने के लिए, तो टाइगर टास्क फोर्स ने इसको रेकमेंड किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा। ये अशोकनगर में होगा, दमोह में, ग्वालियर में या फिर उमरिया में। अगर बात करें कि यहाँ पे कि जो आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, अगर इसकी बात करी जाए तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो होगा आपका, देखो ये होगा आपका जो उमरिया है, उमरिया, और ये उमरिया जिला पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ टाइगर या राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, अगर बात करी जाए कि इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1968, 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, और टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ ले कि इसको जो है यहाँ पे अगर बात करें कि टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1993 में, 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसको बनाया गया था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग इसको घोषित करा गया है, मतलब हैं तो एक ही लेकिन अलग अलग। तो राष्ट्रीय बांधवगढ़, यहाँ पे जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हो जाएगा और विंध्या पहाड़ियों में फैला हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका प्रमाण प्रसिद्ध बांधवगढ़ जिले में बांधवगढ़ में होगा। इसी के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र में मौजूद अनेक गुफाएं हैं, शैल चित्र हैं और नक्काशी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप इसको कला संस्कृति के तरीके से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारे यहाँ पे सवाल नंबर 3 क्या है, देखो सवाल नंबर 3 है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। 1970 में, 1974 या 1979 में या 1983 में। अगर बात करें कि केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, अगर इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी 1974 में, 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी और ये सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, और अगर इस बोर्ड की बात करें तो जो पर्यावरण है, वन है, जलवायु है, तो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये काम करता है। अगर आपसे पूछे कि किसके अधीन काम करता है तो पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए कि ये एक वैधानिक संगठन होगा और इसका गठन जो है यहाँ पे प्रदूषण निवारण के लिए, कंट्रोल के लिए इसको बनाया गया था। एक्ट था 1974 का एक्ट, सितंबर में इसको पारित करा गया था और इसको जो है प्रदूषण निवारण नियंत्रण के अधीन 1981 के अंतर्गत इसको शक्तियाँ और कार्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या फिर तमिलनाडु में। अगर बात करी जाए इसकी तो जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है ये हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में। कहाँ होगा, एक सेकेंड, हाँ अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड और उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ होगी, देहरादून। अगर बात करें
तो जो देहरादून है यहाँ पर आप देखोगे भारतीय वन्यजीव संस्थान हमारा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो हमारा ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ये हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1982, 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना भी भारत सरकार के जो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके अधीन आता है, ठीक है। दूसरी बात है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो वन्यजीव अनुसंधान है इनका प्रबंधन करना और इनको प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षण करना और इनको प्रशिक्षण और शिक्षा में परामर्श देना, इनका काम होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख लेंगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगा, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर उत्तराखंड में। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो अगर इसकी बात करें कि भाई कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, आपको ना कोरिंगा मैंग्रोव वन भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे, अगर बात करें कि ये जो है कोरिंगा मैंग्रोव वन की बात करूँ तो आपको ना ये भी देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करूँ कि जो कोरिंगा मैंग्रोव वन है इनकी बात करी जाए तो अगर इनकी बात करूँ तो ये पूर्वी तट पर, जो भारत का पूर्वी तट है, भारत का ये वाला जो मैंग्रोव क्षेत्र यानी कि भारत के जो पूर्वी तट है यहाँ पर आपको कोरिंगा या जो कोरिंगा वन्यजीव हैं, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने के लिए मिलेगा। अब पूर्वी तट पे आने वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु नहीं होगा, असम नहीं होगा, उत्तराखंड भी नहीं होगा। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने कहा ये मैंग्रोव वाले हैं और मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे आप देखोगे दलदली भूमि, ये जहाँ पे पानी होता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पाए जाएंगे, अगर बात करें तो आप कहोगे कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ हमेशा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मुख्य रूप से जैसे वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है ना, वेस्ट बंगाल है, या फिर मैं बात करूँ इसमें उड़ीसा हो जाएगा, साथ में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और अगर देखो तमिलनाडु के निचले वाले क्षेत्र में भी आ जाएगा कि ये सारा पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने कहा कोरंगे वन्यजीव अभ्यारण्य गोदावरी नदी के मुहाने पर हो जाएगा और ये अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा है इस कोरंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर बना हुआ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवास हो जाएगा। और पहला कौन सा है, तो पहला है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर है, देखते हैं। पहला फिशिंग कैट सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष दर्ज किया गया था। अगर फिशिंग कैट की बात करें तो सबसे पहला 2015, 2018, 2020 या 2022। अगर इसकी बात करें तो ये 2018 में, यानी कि पहला फिशिंग कैट सर्वेक्षण जो है ये 2018 में जो है इसको दर्ज किया गया था। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे फिशिंग कैट की, तो फिशिंग कैट जो है दक्षिण और जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसका एक मध्य आकार है जहाँ पे जंगली बिल्ली देखी जाती है ना। और इसका जो है, या मैं कहूँ कि जो जंगली बिल्ली है इसकी इसी के जो है आप देखेंगे कि इसी के लिए जो है यहाँ पे मैं बात करूं कि जो मछुआरी बिल्ली इसको कह सकते हैं, इसके संरक्षण के लिए। तो जो फिशिंग कैट है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक मछुआरी बिल्ली होगी, ठीक है, मछुआरी बिल्ली होगी। इसके लिए संरक्षण के लिए जो है, यानी कि इसके लिए संरक्षण के लिए जो है ये सबसे पहले इसको जो है दर्ज किया गया था। और अगर बात करें कि ये जो छोटी जंगली बिल्ली होती है और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई में पाई जाती है, ठीक है, और ये तैरने में बड़ी कुशल होती है, ठीक है, और रात में सक्रिय होती है। और इसके खाने की बात करें तो ये पक्षी, मेंढक और सांप ये सब होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो पहली फिशिंग कैट संरक्षण 2018 में दर्ज की गई। फिशिंग कैट यानी कि रात में चरने वाली, मैंने कहा रात में सक्रिय होती है, ठीक है। मछली के अलावा मेंढक और सांप हैं, पक्षी हैं, इन सभी का ये शिकार करती है। चलो, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिशिंग कैट की IUCN रेड लिस्ट स्थिति होगी। धमकाया होगी, संकटग्रस्त होगी, सुभेद होगी या गंभीर रूप से संकटग्रस्त होगी। मतलब इसको अगर मैंने देखो संरक्षण के लिए, इसको संरक्षण के लिए रखा गया है, लेकिन अगर बात करें कि इसको रेड लिस्ट में कौन सी लिस्ट में रखा गया है, अगर फिशिंग कैट की बात करें तो फिशिंग कैट की कौन सी लिस्ट हो जाएगी, आप कहोगे कि फिशिंग कैट की लिस्ट हो जाएगी सुभेद वाली। यानी कि कैसी होगी, सुभेद लिस्ट में इसको रखा गया है। IUCN की लिस्ट में फिशिंग कैट को कैसी स्थिति है, सुभेद है। मतलब ये पौधे और पशु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची हो जाएगी और प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का जो मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, यानी कि एक तरीके से कि पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाएगा।
और मुझे लगता है ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हरियाणा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। अगर बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो है आपका हरियाणा में। और हरियाणा में कौन सा स्थल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हड़प्पा में, आप देखेंगे कि राखीगढ़ी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप बताओगे कि राखीगढ़ी से हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। अगर इस हरियाणा की जो राखीगढ़ी है, अगर इसकी बात करें तो राखीगढ़ी से यहाँ पे हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। आप कहोगे कि यहाँ से पक्की सड़कें मिलती हैं, जल निकासी की तो व्यवस्था मिलती है, बड़े वर्षा जल संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें बड़ा वर्षा जल जो इकट्ठा करा जाता था, बड़ा वर्षा जल संग्रह मिलता है। ठीक है, ये मिलता है। और दूसरी बात करूं मैं, यहाँ पे भंडारण प्रणाली भी मिलती है। यहाँ पे भंडारण प्रणाली की बात करी जाए तो ये भी मिलती है। साथ में इसमें टेराकोटा की ईंटों की बात करें तो इसमें टेराकोटा की ईंटें भी मिलती हैं। मूर्ति निर्माण और कांस्य की जो मूर्तियां और इसकी जो है कांस्य मूर्ति भी इसमें देखी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, राखीगढ़ी का उत्खनन कब करा गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो राखीगढ़ी है, इस राखीगढ़ी का उत्खनन कब करा गया था, अगर इसके उत्खनन की बात करी जाए तो ये 1997-98 में जो है इसका 97-98-99 के लगभग इसका उत्खनन करा था और अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। कई बार आपसे सवाल पूछता है किसने करा था, अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मातृ देवी की जो है एक मुद्रा मिली थी, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखेंगे, यहाँ पे भूल गई थी। मातृ देवी की बात करें तो मातृ देवी की अंकित जो है, मातृ देवी अंकित थी, यहाँ पे अंकित एक लघु मुद्रा मिली है यहाँ पे, ये आपसे सवाल में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दुर्ग, प्राचीन अन्नागार, स्तंभयुक्त वाटिकाएं, मंडप और साथ में जो है कुछ कोठरियाँ, ऊंचे चबूतरे, ये सब यहाँ से राखीगढ़ी से साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कि अगला सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी। 2012 में, 2014, 2016, 2020। अगर इसकी बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। ये 2000 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 1912, 1914, 1916, 1920। अगर बात करी जाए कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में करी गई थी। ठीक है, और अगर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो ये केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय इसके तहत काम करता है। और ये एक कैसी, ये शोध संस्था हो जाएगी। कैसी है, तो ये एक शोध संस्था हो जाएगी। ठीक है, शोध संस्था की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कैसी है, शोध संस्था हो जाएगी। और 1916 में जो है इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आप देखेंगे कि ये जो है 1916 में स्थापित करी जाती है। बाकी इसके क्या क्या काम है देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो 1875 में, 1880, 1892 या 1902 में। अगर बात करी जाए कि यहाँ पे भारत मौसम विज्ञान विभाग, अगर बात करूँ यहाँ पर मैं कि जो इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब करी जाती है। 1975 की 1875 की बात करूं, 1875 इसमें इसकी स्थापना करी जाती है। अगर देखेंगे, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इसके अगर मैं हेड क्वार्टर या मुख्यालय की बात करूं तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ होगा, कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में। अच्छा, अगर ये तो था वर्तमान में, वर्तमान की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर वर्तमान की बात करें तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। वर्तमान में आप देखेंगे कि नई दिल्ली में जो है इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और पूरे भारत और अंटार्कटिका में सैकड़ों अवलोकन स्टेशन जो आप देखेंगे इसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मैंने बात करी है। आगे बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1875 में स्थापना होती है। चलिए बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। वो कह रहा है कि ये कथन आपको दिए गए हैं, इनमें भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसका सटीक वर्णन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या बात करी गई है, किसका वर्णन करा गया है, यही तो बताना आपको। यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन की रूपरेखा दी गई है, जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन, साथ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान शामिल है।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संबोधित करने तथा जनजातीय शासन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। और स्टेटमेंट से कहता है ये केंद्रीय और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की परिभाषा करती है। और डी स्टेटमेंट कहता है कि विधेयक सभी भारतीय नागरिकों को मतदान करने और चुनावों में भाग लेने का अधिकार देते हैं। साथ में इसमें जनजातीय क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित आयोग की शक्तियों का भी विवरण दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ कि 5वीं अनुसूची में क्या बात है, अगर बात करी जाए यहाँ पे कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, अगर मैं बात करूँ तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और उनके अनुसूचित जनजातियों के शासन कंट्रोल की बात करी गई है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखो जो जनजातीय क्षेत्र इनकी तो बात करेंगे और इनके शासन की और इनके प्रशासन की रूपरेखा की तो बात करेंगे, बिल्कुल, इसके और बाकी तो है नहीं कुछ भी। और अगर केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों की बात करें तो इसमें जो अनुसूची 7 है ये काम करेगी। तो भाई इसमें अगर नागरिकों की बात करें नागरिकता के लिए तो आप कहोगे अनुसूची 2। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में क्या है कि देखो इसमें जो अनुसूचित जातियों के प्रशासन प्रतिबंध करा गया है, इस पर कंट्रोल करा गया है। और भारत के जो है 10 राज्य इसमें गिनाए गए हैं कि आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, ये सभी इसमें शामिल करे गए हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है कि जो हसदेव नदी है, हसदेव नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? इंद्रावती नदी की हो जाएगी, गोदावरी नदी की, महानदी की, या फिर जोंक नदी की? अगर बात करूँ ना हसदेव नदी, तो हसदेव नदी तो भाई महानदी में मिलती है। किस में मिलती है? ये हो जाएगी महानदी में मिलती है, आंसर होगा ऑप्शन सी। इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। अच्छा, ये निकलती कहाँ से, अगर बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इस छत्तीसगढ़ की बात करूँ कि जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जांजगीर चांपा जिले है, यहाँ से होते हुए सिलादेही के पास से निकलते हुए ये जो है महानदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है और महानदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शामिल की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल में नई औद्योगिक नीति 2024-30 को मंजूरी दी गई है? तो भाई नई औद्योगिक नीति आई है 2024 से 30, इसको मंजूरी दी है किस राज्य मंत्रिमंडल ने दी है? बिहार में दी है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में? अच्छा, आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो जो विष्णुदेव साय हैं, इनकी अध्यक्षता में अगर बात करें कि यहाँ पे जो है बात करूँ कि जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे, श्री विष्णु जी की बात करूँ, श्री विष्णुदेव जो हैं, श्री विष्णुदेव साय, इनकी अध्यक्षता में महानदी, और ये अक्टूबर 2024 को आया था का सवाल है ये। तो इसमें जो है यहाँ पे कि महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित की गई और कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ ने एक नई औद्योगिक विकास नीति बात करें इसको शुरू करा गया था, ठीक है। और ये जो है 1 नवंबर शुरू कब से होती है? तो ये शुरू होती है 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होती है और 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2030 तक ये रहने वाली है, प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की ये नई नीति हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति लाई गई है। उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के आईटी और आईटी सक्षम क्षेत्रों में इन सेवाओं को दिया जाए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनर्जीवित करा है? महाराष्ट्र ने करा है, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, या फिर छत्तीसगढ़ ने? देखो अगर बात करी जाए मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना, अगर इसकी बात करें तो भाई इसको पुनर्जीवित करने वाला जो हमारा स्टेट हो जाएगा वो होगा छत्तीसगढ़। ऐसा किसने करा है? ऐसा करा है छत्तीसगढ़ ने, यानी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है इसको किसने शुरू करा था? इसको अगर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इसको शुरू करा था 2012 में
इसको मध्य प्रदेश ने, लेकिन इसको पुनर्जीवित करें तो भाई इसको फिर से शुरू करा है जो छत्तीसगढ़ है, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो भाई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इसको पुनर्जीवित करा है और इस योजना के पात्र समूह में राज्य के बाहर धार्मिक स्थलों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 15 है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था? 2010 में, 2014, 2017, 2018। कूनो अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो कूनो नेशनल पार्क को भाई किस वक्त या किस साल में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? 2018 की बात करूं तो भाई देखो, पहली बात अगर बात करें कि जो कूनो है, इस कूनो की बात करूं तो 1981 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, 1981 में बना कूनो राष्ट्रीय उद्यान और ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। सिर्फ क्या बना था? ये कूनो जो है वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। ठीक है, 1981 में। अब राष्ट्रीय उद्यान कब बना? देखो अगर बात करें कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो इसको जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था ये 2018 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2018 में बनाया गया। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें कि ये जो हो जाएगा, अगर तो अच्छा एक बात बताओ, 2022 में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2022 में सितंबर की बात करूं तो इस कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते आए थे, है ना। कहाँ से आए थे? ये आए थे नामीबिया से आए थे। और कितने चीते आए थे? 8 चीते आए थे इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए, तो इसको जो है कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? 2018 में जो है इसको बनाया गया था। अच्छी बात बताओ, जो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979, 1982, 1989 या 1994 में? अगर बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करूं तो भाई इसकी स्थापना कब करी जाती है? इसकी स्थापना करी जाती है 1979 में इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, और ये चंबल नदी क्षेत्र में आता है। किस में आता है अगर बात करें तो ये चंबल नदी क्षेत्र के द्वारा बनाया गया होगा, ये इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और जो चंबल घड़ियाल है ना, इनके क्षेत्र यानी कि इनको जो है जो घड़ियाल हैं इनके संरक्षण के लिए इसको जो बनाया गया था 1979 में। ठीक है, और ये जो चंबल नदी क्षेत्र में लगभग इतना आता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान 3 राज्यों में मिला हुआ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 17। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2014 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1956 में, 1964 में, 1973 में या फिर 1980 में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाए तो ये 1973 की बात करूं, 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जो है 2014 में बाघ अभ्यारण्य, अच्छा ये राष्ट्रीय उद्यान बना। और इसको बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो ये कब बनाया गया था? 1973 में इसको बनाया गया था बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अगर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो भाई ये 2007 की बात करें, 2007 में जो है और 2012 के बीच में बफर जोन भी घोषित किया गया था और टाइगर रिजर्व क्षेत्र रहा था। 1972 में इसको टाइगर के लिए संरक्षित क्षेत्र कर दिया गया था। रणथंभौर यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान ने, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल ने? देखो इसका सही आंसर होगा, वैसे इसमें है नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो भारत सरकार में एशियाई विकास बैंक है, इसमें जो है किस राज्य की शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये करे गए हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे करे गए हैं? ये करे गए हैं उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अच्छा मुझे बताएंगे जो क्या बोलते हैं एशियाई विकास बैंक है, अगर इसकी बात करूं कि जो एशियाई विकास बैंक है, आप मुझे बताएंगे कि ये कैसी बैंक है? सबसे पहली बात तो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है ना। इसकी स्थापना कब होती है? एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और दूसरी बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? फिलीपींस की बात करूँ कि जो फिलीपींस है, फिलीपींस मनीला, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी भी बात करूँ, मनीला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्थापना इसकी
19 दिसंबर 1966 को होती है। उद्देश्य वही है कि जो प्रांत क्षेत्र हैं और इनमें जो आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश कितने हो जाएंगे इसमें 68, यानी कि 68 सदस्य देश हो जाएंगे। जिसमें अगर बात करूँ ना कि एक बार सवाल पूछा था एशिया के कितने देश हैं, एशिया की बात करें 49 ऐसे कंट्री हैं जो एशिया के कंट्री हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी बातें आराम से बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सवाल नंबर 19 है यहाँ पर कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई। मैंने अभी बताया 1966 में की गई थी, है ना। अगर बात करूं 1966 में, यानी कि 19 दिसंबर को 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बिल्कुल, फिलीपींस मनीला में इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये भी बताया था। और जिसमें एशिया के मैंने शहर बताए थे 49 और 20 बाहर के इसमें क्षेत्र भी शामिल थे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, चलिए सवाल नंबर 20 है आपका कि यूरोपीय निवेश बैंक इसकी स्थापना कब करी गई थी। अगर बात करें कि जो यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी। 1 जनवरी 1958 को कब करी गई थी, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना करी गई थी। और क्यों, रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना जो हुई थी। ये जो रोम की संधि है, इस रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस ये जो है अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना 1958 में होती है। यूरोपीय संघ ऋण वाली एक शाखा हो जाएगी, जलवायु वित्त के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज के लिए हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स।